हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को जो है कवर करने वाले हैं। आप इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करिएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है आप सभी को प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। इसके साथ ही साथ आप सभी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। आप उसको एक बार ज़रूर सॉल्व करें, वो भी व्याख्यात्मक। हर वीडियो में मैं ये बात बोलता हूँ क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट है हमारे एग्जाम को हेल्प करने में। तो आप प्रीवियस ईयर को जो है ज़रूर सॉल्व करें और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है सभी का आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपको इन चारों विकल्पों में से जवाब देना है कि भय और दंड का जो प्रभाव होता है वो बच्चों को जो है अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आप पूर्ण सहमत हैं इस विचार से? बी दिया गया है आंशिक रूप से सहमत हैं, सी दिया गया है अनिश्चित है और डी ऑप्शन दिया गया है पूर्ण असहमत है। तो आपको अगर सही आंसर इसका पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण सहमत है हम। यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि भय दंड का प्रभाव जो होता है वो बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। यानी कि अगर आप बहुत डांट डपट कर रहे हैं बच्चों पर एज ए टीचर या एज ए पेरेंट्स अगर आप हैं तो वहाँ पे देखते हैं कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं यानी जिद्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर भय और दंड जो है ये प्रभाव जो है बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। तो यहाँ पर इस बात से हम पूर्ण तरीके से सहमत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? आपको इन चार विकल्पों में से बताना है कि अगर आप एज ए शिक्षक हैं तो विद्यालय के अंदर छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप इन चारों विकल्पों में से क्या कर सकते हैं? पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। बी ऑप्शन दिया गया है सभी शिक्षक जो है मिलजुल कर कार्य करेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो आपको सही आंसर बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। इसके द्वारा जो है आप विद्यालय में छात्रों में जो है सहयोग की भावना को विकसित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां पे ऑप्शन सी आपने राइट आंसर लगाया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं। उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो आप किस प्रकार का एक्शन ले सकते हैं? आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि अगर आप शिक्षक हैं और परीक्षा के दौरान जो है कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं और उसमें विद्यालय का जो प्रधानाचार्य का पुत्र है परीक्षा देने के दौरान जो है अनुचित कार्य करता है तो आप किस प्रकार का एक्शन ले सकते हैं? यहाँ पर चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है उसकी अनदेखी करेंगे। बी ऑप्शन दिया गया परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। और सी ऑप्शन दिया गया कि प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे। और डी ऑप्शन है उसे रोकने का साहस करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आप शिक्षक हैं तो परिणाम की परवाह किए बिना यानी कि प्रधानाचार्य आपको क्या कहेगा उसको किए बिना जो है उसे अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करने देंगे। अनुचित साधन का मतलब चीटिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं परीक्षा के दौरान क्या कर सकते हैं अनुचित साधन। तो इस प्रकार के जो है कार्य को आप करने नहीं देंगे कि प्रधानाचार्य आपको क्या कहेगा मतलब उसके परिणाम से आप डरेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप एज ए टीचर हैं तो ये कार्य करेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह उक्ति स्थित लागू होती है इन चारों विकल्पों में से किस पर? आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में,
बी ऑप्शन है केवल सामाजिक परिस्थितियों में, और सी ऑप्शन है स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, और डी ऑप्शन है केवल स्कूलों में। आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कूल सहित सभी स्थानों पर जो है समान रूप से। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अच्छे से देखिए, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले प्रश्न को जो है अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जब हमें प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह उक्ति जो है किस स्थिति में लागू होती है, तो ये स्कूल सहित सभी स्थानों पर जो है लागू होता है। अगर आप स्कूल में भी हैं तो अपने सीनियर टीचर या किसी भी टीचर को सम्मान देंगे तभी वो आपको सम्मान देगा। अगर आप स्कूल या विद्यालय या कॉलेज से बाहर भी समाज में भी हैं तो वहां पर भी अगर आप सामने वाले को सम्मान देंगे तभी वो आपको सम्मान देगा। तो ये जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड किसको प्राथमिकता देनी चाहिए। यहां पर बताना है कि शिक्षकों के अगर हम चयन कर रहे हैं तो चयन बोर्ड को जो है किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, आपको इन 4 विकल्पों में से बताना है। तो पहला यहां ऑप्शन दिया गया कि पिछड़ी जाति के लोगों को, बी ऑप्शन दिया गया अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, और सी ऑप्शन दिया गया सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है केवल महिलाओं को। तो अगर आपको सही आंसर है तो आप इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पे जो है प्राथमिकता आप देंगे। अगर आप शिक्षकों के चयन बोर्ड में हैं तो चयन के दौरान जो है आप किसको प्राथमिकता देंगे, तो सभी वर्ग लोग, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, अगर उसकी अभियोग्यता यानी वो योग्यता रखता है उस पद के लिए या शिक्षक के लिए, या उसकी अभिवृत्ति बहुत अच्छी है तो आप उसको जो है प्रिफर करेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे उसके साथ, आपको इन 4 विकल्पों में से बताना है। पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ईमानदार छात्रों को पुरस्कृत कर उसे शर्मिंदा करने का प्रयास करेंगे। बी ऑप्शन है छात्रों के अभिभावक को सूचित करेंगे, और सी ऑप्शन दिया गया है सख्त दंड देकर उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, और डी ऑप्शन दिया गया है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे इसके बारे में बतलाएंगे। तो आपको सही आंसर देना है। अगर आप एक शिक्षक हैं, अगर कोई छात्र है जो क्लासरूम में या कहीं पर भी कैंपस में भी विद्यालय के ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करता है तो आप उसके साथ क्या करेंगे, इन 4 विकल्पों में से आपको आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उसे बतलाएंगे कि ईमानदारी जो है सर्वोत्तम नीति है, इसके बारे में उसको समझाने का प्रयास करेंगे, न कि इन तीनों विकल्पों का जो है आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रश्न होते हैं इसमें आप अपने आप को जो है शिक्षक के तौर पे इमेजिन करके जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएंगी, क्योंकि सोचने की जो क्षमता है आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप जस्ट इमेजिन करेंगे कि आप एक शिक्षक हैं और छात्र अगर कोई ईमानदारी पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहा है या कार्य नहीं कर रहा है तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आंसर देने में आपको आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की है, आपका इस बारे में क्या विचार है, इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है परस्पर सहयोग की आकांक्षा, बी ऑप्शन है रचनात्मक सहयोग की भावना, और सी ऑप्शन है अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, और डी ऑप्शन है क्रियाशीलतम सहयोग की भावना जो है आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से कि समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की है, इस बारे में विचार क्या है आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, परस्पर सहयोग की आकांक्षा जो है ये भावना है आपकी। देखिए, यहाँ पर समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की है, इस बारे में जो है आपका विचार कैसा है कि परस्पर सहयोग की आकांक्षा जो है इस प्रकार का विचार है आपका। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी
उक्ति पर छोड़ दिया जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं या आपका विचार किस प्रकार का है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। जैसे कि आप किसी कार्य के लिए प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन अभी वो कार्य करने वाले अभी हुआ नहीं है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि तब की तब देखी जाएगी, यानी उस सिचुएशन में जब कार्य करेंगे कोई समस्या होगी तो तब देख लिया जाएगा, अभी से उसकी प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बारे में आपका विचार क्या है या सोचते क्या है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है एक निराशावादी विचार है ये, बी ऑप्शन है एक मूर्खतापूर्ण विचार है, और सी ऑप्शन है एक श्रेष्ठतम विचार है, और डी ऑप्शन दिया गया है एक आशावादी विचार है। तो सही आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह जो है एक मूर्खतापूर्ण विचार होता है, तब की तब देखी जाएगी। अगर आप पहले से प्लान किए हुए हैं तो उस समय आप उस समस्या से या उस कार्य में जो है आपको बहुत ही कम बाधा होगी। तो यहां पर ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा जा रहा है कि असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है मिलनसार के रूप में, बी ऑप्शन है सुधारक के रूप में, और सी ऑप्शन है आलोचक के रूप में, और डी ऑप्शन है सामान्य के रूप में। तो आपको सही आंसर बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुधारक के रूप में। असामाजिक लोगों के साथ आपका जो व्यवहार होगा कैसा होगा, सुधारक के रूप में। क्योंकि आप एक शिक्षक हैं तो आपका काम है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो असामाजिक लोग भी हो, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसके बीच में आप जाकर उनको जो है सही तरीका या उनको सुधरने के बारे में बता सकते हैं या उनके अंदर सुधार ला सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सुधारक के रूप में जो है आप कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा जा रहा है कि आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार जो है सह शिक्षा जो है लाभप्रद है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है बच्चों में समानता का विकास होता है, बी जो ऑप्शन है बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है, और सी ऑप्शन है बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, और डी ऑप्शन दिया गया बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है सही आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में समानता का विकास होता है। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि आपके अनुसार, या आप शिक्षक हैं तो आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की सह शिक्षा जो है लाभप्रद हो सकती है। तो इसके द्वारा जो है बच्चों में समानता का विकास होता है। आपको याद रखना है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर आप सांत्वना देंगे, बताना है आपको। अगर आप शिक्षक हैं, पेरेंट्स हैं, तो क्या कहकर जो है उसे सांत्वना देंगे। पहला जो ऑप्शन है हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में नहीं आया हो, बी ऑप्शन है परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है कि तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, और डी ऑप्शन दिया गया है। क्या ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही हो सकते हैं, यहाँ पर चौथा विकल्प है। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तुम्हें अपने परिश्रम में जो है विश्वास रखना चाहिए। अभी जो है रिजल्ट बेहतर नहीं आया, लेकिन आगे के एग्जामों में आपका रिजल्ट बेहतर आ सकता है अगर आपको अपने परिश्रम में विश्वास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा जा रहा है कि कभी कभी जो है बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है विद्वान का दुरुपयोग, बी ऑप्शन है शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, और सी ऑप्शन दिया गया है कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों सही है। तो आपको सही आंसर देना है कि कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति, यानी आप देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नॉलेज बहुत ही ज़्यादा होती है लेकिन वह एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है, इसके पीछे का संभावित कारण क्या हो सकता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। पहला तो शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, यानी कि अगर आपके पास ज्ञान बहुत है लेकिन आप उस ज्ञान को सामने वाला जो भी है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट जो भी है, उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं,
तो आपका ज्ञान जो है आपके पास रह जाएगा। तो आप भली से विद्वान है लेकिन वो ज्ञान आपके ही पास रह पा रहा है, तो वो दूसरों को जो है उससे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये किसके कारण होता है? शिक्षण कौशल में परिपक्व न होने के कारण। और सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कि कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, ये भी एक कारण है। तो यहाँ पर बी और सी जो ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसमें दिया गया है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, बी ऑप्शन है अवैज्ञानिक मान्यताएं, और सी ऑप्शन दिया गया भौतिकवादी दृष्टि, और डी ऑप्शन है समय के पीछे भागना। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना जो है भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण होता है, आपको याद रखना है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि आजकल के आप देखेंगे कि जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, वहाँ पर बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपना दायित्व तो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हैं, लेकिन वो कुछ की संख्या में है, यानी 100% में से 5% या 10% वैसे शिक्षक होंगे, लेकिन 90% जो है ऐसे शिक्षक है जो अपना दायित्व जो है सही तरीके से नहीं निभाते हैं। तो ये कारण है आपका भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का, ये प्रमुख कारण है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए? आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि आपको क्या आइडिया है कि किस प्रकार के शिक्षक होंगे कि उनको समाज में वास्तविक मान सम्मान जो है मिल जाएगा या मिलना चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया कि छात्रों में अति लोकप्रिय हो तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, बी ऑप्शन है बहुत विद्वान हो तब उसको सम्मान मिलना चाहिए, और सी ऑप्शन दिया गया कि अच्छे परीक्षा फल देता हो तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, और डी ऑप्शन दिया गया है अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो तो उसको समाज में सम्मान मिलना चाहिए। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो उस प्रकार के शिक्षक को जो है समाज में वास्तविक मान सम्मान जो है मिलना चाहिए। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा जा रहा है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण क्या है? आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, बी ऑप्शन है नैतिक मूल्यों का ह्रास, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। सही आंसर का जवाब देना है आप सभी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी आपका दोनों हो जाएगा। पहला जो है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, और बी जो है नैतिक मूल्यों का ह्रास। परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण जो है यही होता है, परीक्षा व्यवस्था में दोषपूर्ण होना और नैतिक मूल्यों का ह्रास। तो ये दोनों हमारा राइट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी या अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है उसे क्षमा कर देंगे, बी ऑप्शन है प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, और सी ऑप्शन है उसे बुलाकर बात करेंगे, और डी ऑप्शन दिया गया है इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। देखिए यहाँ प्रश्न को आप समझ सकते हैं कि यदि आप जैसे कोई लेख लिख रहे हैं, जैसे आप रिसर्च कार्य करते हैं तो उस समय आप आर्टिकल लिखते हैं या कोई लेख लिख रहे हैं या कोई बुक ही लिख रहे हैं सपोज करिए, और कोई अन्य साथी अध्यापक जो है उसको अपने नाम से जो है प्रकाशित कर देता है आपके प्रकाशित करने से पहले, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में जो है आप प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे कि ये मेरा लेख है, मैंने इसको लिखा है, उसको प्रूफ भी करेंगे, और उसके बाद जो है आपका ये आगे जो है कार्रवाई बढ़ेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए, यानी कि इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार के छात्रों पर जो है अध्यापक को गर्व करना चाहिए आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे। और बी जो यहाँ पर दिया गया है, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। और सी ऑप्शन दिया गया अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है। और डी ऑप्शन है। ये सभी विकल्प जो है सही आंसर हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा गया कि अध्यापक को अपने किस प्रकार के छात्र पर जो है गर्व होना चाहिए। तो यदि वो शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव जो है वो प्रयासरत रहे। और बी जो यहाँ पर है, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए और अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे। तो ये तीनों चीज होना चाहिए, तभी एक अध्यापक को अपने छात्र पे जो है गर्व होता है। इसलिए ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। बी ऑप्शन दिया गया अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। सी ऑप्शन दिया गया चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता। और डी ऑप्शन दिया गया स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो आपको बताना है कि एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि जिस पद पर वो शिक्षक होता है उसकी गरिमा का जो है उसको मान सम्मान रखना चाहिए, तो उसके अनुरूप होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 90 में किसी प्रकार का एरर था उस प्रश्न में, तो इसलिए मैंने उसको कराया नहीं आप सभी को। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि शिक्षण एक कला है। बी ऑप्शन है शिक्षक जन्मजात होते हैं। और सी ऑप्शन दिया गया शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। और डी ऑप्शन, ये सभी आंसर जो है सही हैं। तो यहाँ प्रश्न को आप समझिए कि निम्न में से या इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन को हमें ढूंढना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक जो है जन्मजात होते हैं। ये आपका गलत कथन है और हमें गलत को ही फाइंड आउट करना था। बाकी तो शिक्षण एक कला है, ये आपका सही है। और सी ऑप्शन है शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, सही बात है, तभी तो ट्रेनिंग कराया जाता है उनको। और टीचिंग कई सारे कोर्सेज हैं उनको करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सी और ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बी जो है जन्मजात, यानी शिक्षक जो है जन्मजात होते हैं, ये गलत है। शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, शिक्षक जो है अपने स्किल को डेवलप करके बनते हैं। तो यहाँ पर ये कथन गलत है और हमें गलत कथन को ढूंढना था। ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है कि अच्छा शिक्षण प्रकार्य है, आपको बताना है कि इसमें से अच्छा शिक्षण प्रकार्य कौन सा है चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का। बी ऑप्शन है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। सी ऑप्शन है शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का। और डी ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। अच्छा शिक्षण प्रकार्य होता है आपका शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है किस प्रकार से, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया विज्ञान की शिक्षा के द्वारा। बी ऑप्शन है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा। और सी ऑप्शन है दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा के द्वारा। या डी ऑप्शन, ये सभी सही है। तो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा। प्रश्नों में क्या पूछा गया कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किस प्रकार से किया जा सकता है। तो तर्क संगत, यानी कि किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं मानना, उस पर तर्क करना। जैसे बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, बहुत सारे लोग कह देते हैं
कि नहीं ये भगवान की महिमा है, तो इस तरह की से नहीं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके अंदर डेवलप करना है तो उस पर वो तर्क करेगा कि बारिश क्यों हो रही है, मौसम क्यों बदल रहा है, कोई जो वेटेड चीज है वो ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आ रही है। तो इन सब का जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण तब डेवलप होगा जब वो बच्चा जो है तर्क करेगा उन चीजों पर। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं, यदि वह किस प्रकार से मतलब सहायता करती हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती हैं, बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम समय से पूरा कराती हैं, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया मूल्यांकन में निष्पक्ष हैं, और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो आपको बताना है कि एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता किस प्रकार से करती हैं, यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस प्रकार से जो है एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं। अगर वो प्रश्न नहीं पूछेगा तो वो अच्छे तरीके से किसी चीज़ को समझ नहीं सकता। अगर कोई भी शिक्षक पढ़ाता है तो उसमें प्रश्न जो है विद्यार्थियों को पूछना चाहिए, और शिक्षक का दायित्व होता है कि प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है कि एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है संचार माध्यमों का चयन, बी ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रियाओं की योजना बनाना, सी ऑप्शन है संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संचार के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हम इस वीडियो में जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रैक्टिस सेट के कवर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। अगर आप टीचर हैं और कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उस दौरान आप छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, बी ऑप्शन है उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, सी ऑप्शन है बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो आपको सही आंसर बताना है इस प्रश्न का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि पहले पढ़ाए गए पाठ्य से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप कक्षा के दौरान, या बी ऑप्शन है उस पाठ्य से संबंधित जो आप उस समय पढ़ा रहे हों, और सी ऑप्शन है बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, यानी बालक को जो भी ज्ञान है उस विषय के बारे में उससे संबंधित। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप सभी को टीचिंग एप्टीट्यूड से यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति से वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हुआ होगा, किसी प्रश्न को लेकर नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के बाद आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ। अगर लगता है कि आपको इससे कुछ हेल्प हुई है तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि एग्जाम का जो है डेट सब डिसाइड हो चुका है। आपको पता है, आपने एग्जाम शेड्यूल चेक कर लिया होगा कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम जो है किस डेट को है। एग्जाम से 5 से 6 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो आप जितना हो सके उतना मेहनत करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूं क्योंकि उससे आपको बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी। और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सभी के आंसर देता हूं। जितने भी विद्यार्थी या जितने भी दोस्त मेरे जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर किसी प्रकार की भी समस्या होती है तो मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि उनकी समस्याओं को दूर करने का। तो आपको भी किसी प्रकार की दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।